ना ओपीएस ना एनपीएस, मोदी सरकार लाई नई स्कीम, नाम है यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो फिर क्या है ये यूपीएस? किस तरह से 10 साल काम करने पर मिलेगी 10,000 की पेंशन? क्या हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी भी इसके दायरे में आएंगे? एनपीएस और ओपीएस से कितना अलग है यूपीएस? सरकारी कर्मचारियों को मिलेंगे क्या क्या लाभ और कौन इससे जुड़ सकता है? इन सभी सवालों का जवाब हम आपको देंगे इसी वीडियो में, इसीलिए वीडियो को बीच में छोड़कर कहीं मत जाइएगा। और अगर आपको जानकारी पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बीते कल हुई कैबिनेट बैठक में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है, यानी नई पेंशन स्कीम को लेकर सरकारी कर्मचारियों के बीच उपजे असंतोष और नाराजगी को खत्म करने के लिए मोदी सरकार ने एक ऐसा दांव चल दिया है जिससे कई सारे दलों की राजनीति खतरे में पड़ गई है। जानकार बता रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ मुड़ रहे सरकारी कर्मचारियों को अपने पाले में खींचने के लिए भाजपा ने ये नया दांव चला है। तो फिर आइए बिना देर किए बारी बारी से उन सभी सवालों का जवाब जान लेते हैं जो सवाल हमने वीडियो की स्टार्टिंग में उठाए थे। पहला सवाल, क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम? साफ शब्दों में कहें, यूपीएस नई पेंशन स्कीम का एक सुधरा हुआ रूप है। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों को रिटायर्ड होने के बाद सुनिश्चित पेंशन दी जाएगी। नए नियमों के हिसाब से अगर आपको अपनी नौकरी के आखिरी साल में हर महीने 50,000 रुपए सैलरी के तौर पर मिलते हैं तो फिर आपको रिटायरमेंट के बाद हर महीने 50,000 का 50% यानी पूरे 25,000 पेंशन के रूप में मिलेंगे। और इसके बाद महंगाई राहत यानी डीआर की राशि को अलग से जोड़ा जाएगा। नए नियमों के तहत कर्मचारी 25 साल की सेवा के बाद इस पेंशन को पाने के हकदार होंगे। अगर किसी पेंशन भोगी की मौत हो जाती है तो उसे उस वक्त तक मिलने वाली पेंशन का 60% उसके परिवार को मिलेगा। और इस नई स्कीम की सबसे बड़ी खासियत है मिनिमम एश्योर्ड पेंशन, यानी कर्मचारी अगर 10 साल तक नौकरी कर देता है तो उसे और उसके परिवार को पेंशन के तौर पर मिनिमम 10,000 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे। पहले सवाल का जवाब मिल गया हो तो अब आते हैं दूसरे सवाल पर। सवाल है कि क्या राज्य सरकार के कर्मचारी भी यूपीएस के दायरे में आएंगे? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं, क्योंकि अभी यूपीएस को केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लाया गया है। इन कर्मचारियों की संख्या करीब 23 लाख है। भविष्य में राज्य भी चाहें तो इस योजना के प्रावधानों को अपने यहाँ लागू कर सकते हैं। इसके लिए केंद्र ने सभी राज्य सरकारों को अपने यहाँ यूपीएस लागू करने का ऑप्शन दिया है, यानी वे अगर चाहते हैं तो अपने कर्मचारियों को यूपीएस से जोड़ सकते हैं। बहरहाल हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में जहां सरकार ही तथाकथित तौर पर ओपीएस के नाम से बनाई गई है, वहां कांग्रेस की सरकार रहने तक यूपीएस लागू किए जाने का सवाल ही खड़ा नहीं होता। खैर, अब हम ये जान लेते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम किस तरह ओपीएस और एनपीएस से अलग है। बिल्कुल ही सरल भाषा में इस अंतर को समझाने के लिए हमने इस टॉपिक को 12 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। तो पहला अंतर समझिए, यूपीएस के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। एनपीएस के तहत प्राइवेट और सरकारी दोनों कर्मचारी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जबकि ओपीएस सिर्फ सरकारी कर्मचारी के लिए है। दूसरा अंतर, ओपीएस में पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होगी। एनपीएस में वेतन से 10% की कटौती होगी और अब यूपीएस में भी यही अमाउंट कटेगा, लेकिन सरकार की तरफ से 18.5% का योगदान किया जाएगा। तीसरा अंतर है, ओपीएस में जीपीएफ यानी गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड की सुविधा है, जबकि एनपीएस में ये सुविधा नहीं है। वहीं यूपीएस में एक मुश्त राशि रिटायरमेंट के बाद दी जाएगी। चौथा अंतर, एनपीएस शेयर बाजार से लिंक योजना है, वहीं यूपीएस और ओपीएस एक सुरक्षित योजना है। पांचवा अंतर, यूपीएस में रिटायरमेंट के तहत एक निश्चित पेंशन दी जाएगी जो 12 महीने के एवरेज बेसिक पे का 50% होगी। ओपीएस में रिटायरमेंट के समय भी निश्चित पेंशन दी जाएगी जो अंतिम मूल वेतन का 50% होगी, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। छठवां अंतर, ओपीएस में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू होगा। एनपीएस में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू नहीं होगा और अब यूपीएस में महंगाई के हिसाब से महंगाई राहत यानी डीआर दिया जाएगा।
सातवां अंतर है यूपीएस में ग्रेजुएटी के अलावा एक मुश्त राशि रिटायरमेंट के वक्त दी जाएगी। ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपए तक ग्रेजुएटी मिलती है, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के समय ग्रेजुएटी का अस्थायी प्रावधान है। आठवां अंतर है कि यूपीएस में कर्मचारी की मौत हो जाने पर फैमिली पेंशन दिया जाएगा। ओपीएस में सेवा के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान है, जबकि एनपीएस में सेवा के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान है, लेकिन एनपीएस के तहत जमा पैसों को सरकार जब्त कर लेगी। नवा अंतर ये है कि यूपीएस में ब्याज पर टैक्स लगेगा या नहीं, ये अभी क्लियर नहीं हुआ है, जबकि ओपीएस में रिटायरमेंट पर जीपीएफ के ब्याज पर किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगता है। वहीं एनपीएस में रिटायरमेंट पर शेयर बाजार के आधार पर जो पैसा मिलेगा उस पर टैक्स देना पड़ता है। 10वां अंतर भी जान लीजिए। ओपीएस के रिटायरमेंट के समय पेंशन पाने के लिए किसी प्रकार का इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है। यूपीएस में भी इन्वेस्ट करने का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के समय पेंशन प्राप्ति के लिए एनपीएस फंड से पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। अब आता है 11वां अंतर। जिस तरह ओपीएस में 40% पेंशन कम्यूटेशन का प्रावधान है, बाकी एनपीएस में ये प्रावधान नहीं है। वहीं अब यूपीएस में 10 साल की सर्विस पर कम से कम 10,000 रुपए पेंशन का प्रावधान किया गया है। 12वें यानी आखिरी अंतर की बात करें तो यूपीएस में मेडिकल फैसिलिटी दी जाएगी, जबकि ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद मेडिकल फैसिलिटी यानी एफएमए मिलता है, लेकिन एनपीएस में इसका कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस का भी अंतर समझ आ गया हो तो अब आखिरी सवाल का भी जवाब जान लेते हैं कि सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस से क्या-क्या लाभ मिलेंगे और कौन इस स्कीम से जुड़ सकता है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कर्मचारियों को नई पेंशन योजना में बने रहने या यूपीएस में शामिल होने का फैसला लेने का अधिकार दिया जाएगा। यानी कर्मचारी स्वयं ही इस बात का फैसला कर सकते हैं कि उन्हें एनपीएस चाहिए या फिर यूपीएस चाहिए। इसके अलावा ये उन सभी लोगों पर लागू होगा जो 2004 के बाद से एनपीएस के तहत पहले ही रिटायर हो चुके हैं। हालांकि नई योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी, लेकिन एनपीएस की शुरुआत के समय से इसके तहत रिटायर्ड हुए सभी लोग और 31 मार्च 2025 तक रिटायर्ड होने वाले लोग भी यूपीएस के इन सभी लाभों के लिए पात्र होंगे। बाकी आप दर्शकों को ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे आगे जरूर बढ़ाइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।